नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको वीडियो में कि आज से मैं करंट अफेयर जो है उसकी क्लास लेना स्टार्ट करूँगा और अब से डेली मतलब प्रतिदिन करंट अफेयर की एक क्लास सुबह के टाइम पे आएगी, जिससे कि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक है वो आपसे आपके एग्ज़ाम में न छूटें। तो इसमें हम डेली बाय डेली जो करंट अफेयर की जो न्यूज़ होती है, जो करंट अफेयर होता है उसको हम लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देरी न करते हुए आज की जो क्लास है उसको हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम करंट अफेयर में आज का ये लेते हैं कि 19 अक्टूबर सन 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। तो देखिए, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कहाँ पे किया है, तो वो किया है गुजरात में। ठीक है, और इस स्कूल जो मिशन है इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, व्यय किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए स्कूल मिशन में 10,000 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए गए हैं। इसका जो क्या नाम है, तात्पर्य क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है ये सब खोलने का। तो इसका मेन रीज़न ये है कि आधारभूत संरचना को तैयार करना और स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर आधारित मतलब जो स्मार्ट क्लास होती है उसको तैयार करना। ठीक है, जो अच्छी मतलब एजुकेशन जो होता है, जो शिक्षा होती है उसको और सुदृढ़ बनाया जा सके और क्वालिटीदार जो होती है उसको बनाया जा सके। ठीक है, शिक्षा को। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्यूटर आधारित स्मार्ट क्लास और आधारभूत संरचना को अच्छा मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए व्यय किया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, इस एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला लेते हैं कि देखिए, अब गुजरात की अगर बात आ गई है तो गुजरात में एक सुरंग है जिसका नाम है अटल सुरंग। तो अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो वो है साबरमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है अटल सुरंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें करूँगा क्या कि जो भी प्रश्न आएगा करंट अफेयर में उस टॉपिक से रिलेटेड और उस जगह पे उस स्थान पे जो भी और अदर क्वेश्चन है उसको भी मैं इसमें समाहित करूँगा। ठीक है, तो जैसे गुजरात में ये योजना लागू हुई है तो गुजरात का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अटल सुरंग है, जो साबरमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है अटल सुरंग। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा लेते हैं कि देखिए, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग एक अभी नया आया है, वो किसको दिया गया है? मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम क्या है? देखिए, ये हलीम जो है, हलीम शब्द ये नॉनवेज है। ठीक है, नॉनवेज एक डिश है, डिश। तो नॉनवेज डिश है एक जिसका नाम है हलीम, तो वो हैदराबाद में पाई जाती है। तो हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का क्या नाम है, टैग मिला है। किसको? हैदराबादी हलीम को। अब देखिए, जीआई टैग से रिलेटेड और मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि जीआई टैग की शुरुआत कहाँ से हुई और किस अधिनियम से हुई। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं लूँगा। तो देखिए, 1999 अधिनियम से जीआई टैग की शुरुआत हुई और ये 10 वर्ष के लिए इसकी आयु अवधि होती है, वो 10 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्स्ट जीआई टैग, तो फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है, तो वो मिला है दार्जिलिंग की चाय को। फर्स्ट जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को मिला है। और देखिए, जीआई फेस्टिवल का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? ठीक है, तो जीआई फेस्टिवल का आयोजन सन 2022 में वाराणसी में हुआ है। ठीक है, वाराणसी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, रसगुल्ला का जीआई टैग, देखिए रसगुल्ला का जीआई टैग आप लोगों के मन में तुरंत ख्याल आया होगा, रसगुल्ला, रसगुल्ला से आपके तुरंत मन में ख्याल आया होगा कि पश्चिम बंगाल या कोलकाता या बंगाल का। ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ना होते हुए ये ओडिशा का जीआई टैग को किसको मिला है? रसगुल्ला का जीआई टैग किसको मिला है? तो वो मिला है ओडिशा को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें मिथिला मखाना, तो खाने वाला जो मखाना होता है, तो मिथिला मखाना का जीआई टैग किसको मिला है? तो वो मिला है बिहार को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भविष्य। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर मैं इसी एक पोर्टल की बात आई है तो ई अमृत पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टि से। ई अमृत पोर्टल को किसने मतलब लागू किया है? तो वो किया है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग ने ई अमृत पोर्टल को लागू किया है।
अब जैसे नीति आयोग की अगर बात आ गई है तो नीति आयोग के हम बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग का शुभारंभ कब से हुआ है, तो वो हुआ है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का शुभारंभ हुआ है। और अगर हम इसकी हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं नीति आयोग के, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग की अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो है सुमन बेरी। ठीक है, उपाध्यक्ष की वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करें नीति आयोग की वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सीईओ वर्तमान में कौन है, तो वो है परमेश्वर अय्यर। ठीक है, सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर हैं इस समय नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी, ठीक है, संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है, एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने पंजाब संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस यानी जिसको हम बोलते हैं सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगर पंजाब की बात आ गई है तो पंजाब से एक रिलेटेड व्यक्ति हैं जिनका नाम है शहीद भगत सिंह, जो कि हम सब जानते हैं। तो शहीद भगत सिंह ने एक सभा का गठन किया था। उस सभा का नाम क्या है, तो उस सभा का नाम है नौजवान भारत। नौजवान भारत नामक एक सभा का गठन किसने किया था, तो वो किया था शहीद भगत सिंह ने। और शहीद भगत सिंह को फांसी कर बात की जाए, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो शहीद भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये हमारा हो गया इतिहास से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन ये आ गया कि बैलन डी ओर अवार्ड किससे संबंधित है, तो वो है फुटबॉल से संबंधित। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण लागू हुआ है, तो ये 66वां संस्करण है। और अगर हम बात करें बैलन डी अवार्ड, जो फुटबॉल अवार्ड होता है, उसका शुरुआत कब से हुई, तो वो हुई 1956 ईस्वी से। बैलन डी अवार्ड जो है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, उसकी शुरुआत 1956 से हुई। अब अगर हम बात करें सन 2022 में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट में 2022 का बैलन डी ओर अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है करीम बेंजमा को। करीम बेंजमा फ्रांस के निवासी हैं, उनको मिला है। अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में मिला है अलेक्सिया पुटलेस, ये स्पेन के निवासी हैं, इनको मिला है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो वो मिला है स्मृति मंधाना को। अगर हम यही बात करें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वो किसे मिला है, तो पीआर श्रीजेश। तो देखिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो पीआर श्रीजेश को मिला है वो हॉकी के प्लेयर हैं। तो हॉकी के प्लेयर में भारत की जो हॉकी जो टीम है उसके प्लेयर हैं, और उनका रोल क्या है, तो उनका रोल है गोलकीपर का। ठीक है, तो पीआर श्रीजेश एक गोलकीपर हैं जो कि जिनको कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अभी एक चर्चा में एक टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम यही दोस्तों अगर हम बात करें और भी जो टाइगर रिजर्व में उनको अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये जो हमारा है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और एक टाइगर रिजर्व एक और नेशनल पार्क है जिसको हम जानते हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट मणिपुर। देखिए माउंट मणिपुर, और ये स्थित कहाँ पे है, तो वो स्थित है अंडमान निकोबार में। देखिए ये कन्फ्यूजिंग बहुत है। अब यहाँ पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम माउंट मणिपुर है, तो इसमें मणिपुर शब्द आ गया है, तो इससे आप लोग ये मत समझना कि ये मणिपुर में स्थित है। ये स्थित कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की हम अगर चर्चा करें, अभी इसमें पॉइंट और आ गए हैं। अगर हम बात करें कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा
कि नामीबिया से हमारे देश में चीते आए हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आए हैं? वो नामीबिया से आए हैं। और उनको रखा कहाँ गया है? तो उनको रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो वो है मध्य प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है मणिपुर में, ठीक है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आप लोग, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौता एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? तो वो संघाई हिरन के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 7वें की, तो प्रश्न नंबर 7वें में आ गया उल्फ क्रिस्टर्सन के इस उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। और स्वीडन की अगर हम राजधानी की बात करें तो उसका नाम है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम से आप लोगों के मन में कई सारी चीज़ें आई होंगी। तो स्टॉकहोम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टॉकहोम की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस है स्टॉकहोम का क्या, कि 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक उठाए गए थे, ठीक है। और ये सतत विकास के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8वें की, तो भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन प्लेयर का नाम क्या है? तो उन प्लेयर का नाम है सजन भानवाला। सजन भानवाला जो हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता है 77 किलो वर्ग में, ठीक है। किसमें? कुश्ती में। अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता है सजन भानवाला ने, जो कि कांस्य पदक जीता है 77 किलोग्राम वर्ग में। अगर हम यही बात करें अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो उसका आयोजन हो रहा है स्पेन में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में ख़त्म हुए कॉमनवेल्थ गेम में अगर हम बात करें तो कुश्ती में कॉमनवेल्थ गेम में कितने गोल्ड जीते हैं कुश्ती में? तो 6 गोल्ड। टोटल गोल्ड की बात करें 61, टोटल मेडल की बात करें 61, टोटल अगर गोल्ड की बात करें तो 22, ठीक है। 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती में क्या नाम है कि कितने गोल्ड मेडल जीते हैं कुश्ती में? तो 6 गोल्ड मेडल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अक्टूबर सन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है भारत और फ्रांस को। तो यहाँ पे अध्यक्षता भारत जो है वो अध्यक्ष बना है और सह अध्यक्ष फ्रांस बना है। और इसमें अगर और भी सम्मेलन की अगर हम बात कर लें तो सन 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा भारत, ठीक है। और सन 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो वो होगा भारत में उड़ीसा में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम अंतिम प्रश्न की बात करें तो अंतिम प्रश्न हमारा लास्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में कांग्रेस के, देखिए अभी 2 दिन पुरानी खबर है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा गया था और उसमें मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो उन्होंने चुनाव को जीत लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसमें फर्स्ट कांग्रेस अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 1985 में ही 1985 में पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता व्योमनेश चंद्र बनर्जी ने, बम्बई में इसकी अध्यक्षता हुई थी और व्योमनेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए हैं। अगर हम दोस्तों आज की करंट अफेयर की हम बात करें तो देखिए ये कल ही की पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आज की वीडियो में इसको शामिल कर रहा हूँ कि जो
ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थी उन, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था क्या, लिज ट्रेस। ठीक है, लिज ट्रेस जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो लिज ट्रेस जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ब्रिटेन की थी और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये करंट का एक अच्छा वो है, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी लिज ट्रेस, जो कि लेडीज़ थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड थी। अब मैं आपको बता दूं कि एक ऋषि सुनक नाम के एक व्यक्ति थे जो कि भारतीय मूल के हैं, वो भी प्रधानमंत्री के रेस में थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री किसी न किसी कारणवश बन नहीं पाए। और इस समय दुनिया भर में यूक्रेन और रसिया के युद्ध से दुनिया भर में महंगाई इस समय बढ़ी हुई है। तो उस समय ऐसा नहीं कि भारत में ही महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में है। ठीक है, इस समय ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। तो उस जो महंगाई को संभाल नहीं पाई कौन, प्रधानमंत्री लिज ट्रेस। ठीक है, लिज ट्रेस उस महंगाई को संभाल नहीं पाई, उनकी जो नीतियाँ थी, अर्थव्यवस्था वाली जो नीतियाँ थी वो गलत थी, जिससे कि वो उन्होंने संवेदनापूर्ण व्यक्त करते हुए उन्होंने सॉरी भी बोला अपने देश की जनता से और इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देखते हैं आगे आने वाली खबर में हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री नया बनेगा, क्या वो ऋषि सुनक होंगे या फिर कोई और होगा, तो ये एक देखने वाली बात है। और अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की इन्होंने 44 दिन इन्होंने शासन किया है, प्रधानमंत्री इन्होंने कितने दिन तक बनी है, 44 दिन तक। तो एक करंट का एक ये अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटेन की सबसे कम उम्र वाली प्रधानमंत्री कौन है, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली व्यक्ति कौन है, तो वो अब बन चुकी हैं लिज ट्रेस। ठीक है, ये सिर्फ 44 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है और फिर इसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट थे करंट अफेयर के दृष्टि से। और शाम को हमारी सीटेट से रिलेटेड आज क्या नाम है कि आज से एक जो लोग सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आज से मैं सीटेट की क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, जिसमें मैं सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप लोग वो क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कल अपने इसी निर्धारित समय पे करंट अफेयर की कल की अगली क्लास आ जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।